पौंडीचेरी का विलय कब हुआ और किस तरीके से हुआ भारत में? ये बताइए कि ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है और ये क्यों चर्चा में थे? थार डेजर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening. Have your seat, Nitish. Thank you, sir. Introduce yourself. सर मेरा नाम नितेश कुमार योगी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव जागवास से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन बहरौर से की है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और हालिया पंजाबी गाने सुनना और शूटिंग बॉल खेलना मेरी हॉबी है। कुरुक्षेत्र से एनआईटी से आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है? यस सर। तो एनआईटी तो बड़ी प्रतिष्ठित संस्था होती है, वहाँ से कंप्यूटर पढ़ा है तो आजकल आईटी सेक्टर में डिमांड भी बहुत है। यस सर। खासतौर पे 2020 के बाद तो आईटी सेक्टर में मैसिव रिक्रूटमेंट हुआ, उसका फ़ायदा नहीं उठाया आपने? सर चूँकि मेरी ज्वाइनिंग लेट हो गई थी कोविड के कारण। हमारी ज्वाइनिंग पहले जुलाई में थी और फिर उसके बाद कोविड के कारण वो फरवरी में हो गई थी। तो इसी बीच मैंने अपने थॉट्स को रिफाइन किया और अपने करियर को इंट्रोस्पेक्ट किया और मैंने सिविल सर्विसेज। ज्वाइनिंग का मतलब कहाँ ज्वाइन किया था? सर एक्चुअली ज्वाइनिंग लेटर जो था वो 8 फरवरी का था सैमसंग कंपनी का। अच्छा, आई वाज प्लेस्ड इन अ कंपनी। जॉब ऑफर आ गया था सैमसंग से? यस सर। ज्वाइन किया नहीं आपने? ज्वाइन किया नहीं सर मैंने। तो सैमसंग किस देश की कंपनी है? सर ये साउथ कोरियन कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्या क्या बनाती है? सर सैमसंग का यदि ब्रॉडर स्कोप हम देखें तो 1980s के बाद से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काफ़ी रिसर्च और इनोवेशन करने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज एस्टेब्लिश की थी, लेकिन धीरे धीरे 2005 के बाद से ये आईटी में तब्दील हुई और अब लगभग सारी आईओटीज़ सैमसंग कवर करती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बताइए, 8-10 इनके लीडिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? सर टीवी है, स्मार्ट वॉच है, लेंसेज हैं, इसके अलावा फ़ोन्स हैं, इसके अलावा कैमराज हैं, इसके अलावा सैमसंग के मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर भी आते हैं। सैमसंग आईटी सर्विसेज भी देती है, सैमसंग का क्लाउड भी है और इसके अलावा सर सैमसंग अपने टैबलेट भी देती है। और क्या भारत एप्पल और सैमसंग के लिए एक बैटल ग्राउंड बन चुका है? सर मैं ऐसा नहीं मानता। भारत जो है एक बहुत ही वाइडर इकोनॉमी है, यहाँ पे स्कोप जो है वो बहुत अधिक है। तो यदि एप्पल और सैमसंग कंपटीशन ना भी करें तो भी एक वाइडर स्कोप यहाँ पे बनता है। एप्पल कंपनी ने कई बार सैमसंग पे आरोप लगाया है कि वो इसके प्रोडक्ट की नकल करते हैं, चोरी कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। कई केसेस वो जीत भी गए हैं, उसके आधार पर इन पर रोक भी लगी है सैमसंग पे। रिवर्स इंजीनियरिंग का आरोप लगता है, क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग? सर रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली इंजीनियरिंग का रिवर्स लर्निंग है। किसी भी चीज़ को बनाने में पहले हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर फ्रेमवर्क को बिल्ड करते हैं। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग में होता है कि बिल्ड फ्रेमवर्क को उठाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके हाइपोथेसिस का अनुमान लगाते हैं और उसके जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है उसके प्रोडक्ट से अंदाज़ा लगाया जाता है। नक्सलिज्म का रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकता है? नक्सलिज्म का रिवर्स इंजीनियरिंग सर अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट इंजीनियरिंग बताइए, उसका क्या है? नक्सलिज्म का डायरेक्ट इंजीनियरिंग रिवर्स नहीं बता सकते हैं तो सीधा ही बता दीजिए। सर बेसिकली नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को पहले इम्प्लांट किया गया। क्या है आइडियोलॉजी? नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्स, लेनिन और माओ इनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। बेसिकली जो हमने आइडियोलॉजी नक्सलिज्म की हमारे कुछ एरियाज़ में अडोप्ट की गई, इम्प्लांट की गई है, वो माओ जेडोंग से है, जो ये कहते हैं कि पीपल्स वार के थ्रू, प्रोटेक्टेड वॉर के थ्रू एक ऐसी सोसाइटल स्टेज को हिंसक क्रांति के द्वारा प्राप्त किया जाए जिसमें पहले सोशलिज्म की स्टेज और बाद में इवेंचुअली कम्युनिज्म की स्टेज को प्राप्त किया जाए, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और समाज के सभी रिसोर्सेज पे समाज का संपूर्ण हित होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि माओ त्से ने अपने विचारों के माध्यम से भारत में हमला बोल रखा है? सर यदि कुछ एरिया हमला करने के लिए बम हो सकता है, हमला आप डंडे से कर सकते हैं, हमला विचारों से भी कर सकते हैं। जी सर ये एक ओपिनियन बॉम्ब है जो कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ही डीपर पेनिट्रेशन में इम्प्लांट किया गया है। ओपिनियन बम का मुकाबला हम ओपिनियन से ही करेंगे ना कि गोली से करेंगे? सर एक्चुअली हम गोली का मुकाबला गोली से, बंदूक का मुकाबला बंदूक से, बम का मुकाबला बम से, ओपिनियन का मुकाबला तो ओपिनियन से होगा। सर हम ओपिनियन का मुकाबला ओपिनियन से ही करते हैं,
बट जो ओपिनियन के साथ साथ वो वॉयलेंस अटैच करते हैं, हम उसका मुकाबला काउंटर वॉयलेंस से देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आपको लगता है कि वायलेंस का जवाब वायलेंस हो सकता है? नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए की गई वॉयलेंस जो है वो जस्टिफिएबल है। ठीक है, तो परिवार के अंदर भी कभी कभी ऑर्डर बनाने के लिए वायलेंस हो सकता है ना? नहीं सर, परिवार में विचारों का मतभेद होता है जहाँ तक मैं मानता हूँ, और विचारों के मतभेद को विचारों की संतुष्टि से ही दूर किया जा सकता है, वहाँ पे हिंसा का कोई रोल नहीं होता। हालांकि माता पिता कभी कभी बच्चों पर हिंसा करते हैं, छोटे भाई बहनों पर हिंसा करते हैं, लेकिन शायद वो हमारी सामाजिक वैल्यूज़ जो हैं कहीं ना कहीं उनका रोल है, कहीं ना कहीं परंपराओं का रोल है, जो धीरे धीरे अब समाज में कम होता जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया कि धर्म के लिए हिंसा वैध होती है। जी सर। तो धर्म क्या है? सर, यदि भारतीय संस्कृति के आक्षेप में देखा जाए तो धर्म कर्तव्य को कहा गया है। गीता में एक श्लोक भी है जो धर्म कर्तव्य परायणता पर आधारित है। जो भी किसी व्यक्ति का कर्तव्य है वही धर्म है। राजा का धर्म है। मान लीजिए आप सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं, धार्मिक जुलूस निकल रही हैं, आपस में हिंसा हो गई दो अलग अलग संप्रदायों की, क्या करेंगे? सर, यदि दो अलग अलग संप्रदायों में हिंसा हो गई है तो सबसे पहले तो हिंसा को रिटेलिएट करने की कोशिश करूंगा मैं, पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, चाहे उसमें थोड़ा मिनिमल फोर्सेस का यूज़ क्यों ना करना पड़े। उसके बाद सर मैं उनके लीडर्स से बातचीत करूंगा और उस कम्युनल जो जुलूस है उसको कुछ ऐसे शिफ्ट किया जाएगा कि या तो समय का शिफ्टिंग हो, या फिर समय के साथ साथ उनका कोई पारस्परिक, जैसे रूट शिफ्टिंग हो सकता है, टाइम शिफ्टिंग हो सकता है, रूट क्या शिफ्टिंग दोनों के जुलूस निकालने के अधिकार को स्थगित भी किया जा सकता है? हाँ सर, यदि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और वहाँ पे वॉयलेंस ज़्यादा भड़कने के चांसेस हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कम्युनल वॉयलेंस को शिफ्ट कर दिया जाए रिलीजियस लीडर से बात करके। ठीक है, धन्यवाद। नितेश जी सर। ये बताइए कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं वो इस सीक्वेंस में मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर और सबसे कम बॉर्डर। सर, भारत के नेबरिंग जो बॉर्डर्स हैं उनमें सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का है जो लगभग 4100 कुछ किलोमीटर का है। दूसरे नंबर पे चाइना आता है जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है जो 3369 किलोमीटर का बॉर्डर है। सर, उसके बाद नेपाल आता है, नेपाल का 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसके बाद भूटान आता है जिसका 700 किलोमीटर का बॉर्डर है। और म्यांमार नहीं आता है? सॉरी सर, म्यांमार को मैं भूल गया, म्यांमार का बॉर्डर आता है। नेपाल के बाद म्यांमार? हाँ जी सर। और उसके बाद सर अफगानिस्तान का बॉर्डर आता है जो लगभग 60 किलोमीटर का एरिया है। फिर अब आप भूटान भूल गए। म्यांमार के बाद कौन आएगा? भूटान मैंने बताया 699। मतलब सीक्वेंस में मुझे चाहिए ना, तो म्यांमार के बाद भूटान और भूटान के बाद अफगानिस्तान। जी सर। अच्छा, ये अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है हमारा, उसको कौन सी फोर्स गार्ड कर रही है? सर, एक्चुअली जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि 1948 के अंदर जो 1947 तो ये इलीगली ऑक्यूपाइड है। इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान, पीओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीएसएफ कौन कौन सी बॉर्डर्स को गार्ड कर रही है? सर, बीएसएफ इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है। इसके अलावा ऑपरेशनल कमांड जो है श्रीनगर में भी बीएसएफ की इंडियन आर्मी के पास है। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर ना, ये सारे बॉर्डर्स के अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, कौन सा बॉर्डर अभी हाल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया है? सर, यदि वोलेटाइल बॉर्डर्स की बात की जाए तो अभी भी थ्रेट एनालिसिस के हिसाब से चाइना जो है वो काफ़ी बड़ा थ्रेट है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो समस्या है ये नेपाल में भी पैर पसार रही है। भूटान में भी हमें थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए कि ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है और ये क्यों चर्चा में थी? सर, फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो हमारे एथनिक ट्राइबल टाइज को प्रिजर्व करने के लिए किया गया एक एग्रीमेंट है, जिसमें हम म्यांमार के साथ एक एग्रीमेंट हमने किया हुआ है, जिसमें जो ट्राइबल एरियाज़ के बॉर्डर ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको 16 किलोमीटर तक का हम फ्री आवाजाही देते हैं। इंडिया 72 घंटे की देता है और म्यांमार 24 घंटे की आवाजाही देता है। अच्छा, और ये बताइए कि अभी हाल ही में इसको क्या रिवोक करने की बात की गई है? यस सर। क्या वजह है इसकी? सर, एक्चुअली में इलीगल माइग्रेशन जो है मणिपुर के अंदर बहुत अधिक हो रहा है। मणिपुर में एथनिक क्लैशेस भी हो रहे हैं इसी बेबत को लेकर। ठीक है, इसीलिए जो मणिपुर में क्लैश हो रहे हैं उसमें किस किस के बीच में क्लैश है? सर, मणिपुर में कुकी और मैतेई दो समुदाय हैं जो जिनके बीच क्लैश है। बाकी नागा समुदाय भी थोड़ा क्लैश का पार्ट है। अच्छा, क्लैश का पार्ट है या बिल्कुल अलग है उस क्लैश से? नहीं सर, बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के जो नागा हैं वो कुकीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैती ये मानता है। आप ये देख लीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है,
तो मुझे ये बताइए कि चैट जीपीटी क्या है और किस कंपनी का ये चैटबॉट है? सर चैट जीपीटी ओपन एआई का चैटबॉट है और चैट जीपीटी जो बेसिकली एक चैटबॉट है जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे काम करता है। ये जनरेटिव प्रीटेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर है जिसमें एनकोडर और डिकोडर टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें किसी डेटा को इनपुट किया जाता है, इंटरनोड्स के थ्रू उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट प्रदान किया जाता है और वही आउटपुट दूसरे नोड्स के लिए इनपुट होता है। तो बेसिकली बिलियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर की ये टेक्नोलॉजी है जो डेटा माइनिंग से सिमिलर टर्म है। इनको एलएलएम भी बोला जाता है, क्या होता है एलएलएम? सर एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ठीक है। जो लार्ज लैंग्वेजेस पे ट्रेन होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हालिया फेसबुक कंपनी का जो एलएलएम था उसमें फेसबुक कंपनी का जो एलएलएम था उसे 3 बिलियन ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट बेसिस पे ट्रेन किया गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। नितेश, प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? सर जब ट्रेडिशनल वॉर जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिशनल वॉर नहीं कर पाती है, कोई इंडिविजुअल ग्रुप किसी कंट्री के खिलाफ ट्रेडिशनल वॉर में जीत नहीं पाता, तो वो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता है, जिसमें छुप के घात लगा के वॉर करना। ठीक है, अभी क्या प्रॉक्सी वॉर के कुछ एग्जांपल्स हमें अराउंड द ग्लोब देखने को मिल सकते हैं? हाँ सर। कहाँ कहाँ? जैसे सर ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है यमन, वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है लेबनान में। इसके अलावा सर इजराइल ये आरोप लगाता है कि हमास जो है वो भी एक प्रॉक्सी वॉर है ईरान का इजराइल के थ्रू। और इसके अलावा सर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमें प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ समय से सूडान इस समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा म्यांमार में मिलिट्री जुंटा की एवज में कुछ प्रॉक्सी वॉर, कुछ जो रेबल्स ग्रुप हैं वो प्रॉक्सी वॉर को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है नितेश, आप राजस्थान स्टेट से आते हैं। जी सर। थार डेजर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? सर थार डेजर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यदि हम देखें तो ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है सबसे पहली बात। तो ये एक वैक्यूम एरिया प्रोवाइड करवाता है भारत को और पाकिस्तान को, एक बैटल फील्ड के लिए भी, दूसरा ट्रेनिंग के लिए भी, तीसरा सर हम वॉर लाइक कंडीशंस, वॉर लाइक एक्सरसाइजेस को अंजाम दे सकते हैं। चौथा, चूँकि ये जो इलाका है, ये टेरेन जो है ये कठिन है, इसलिए क्रॉस बॉर्डर बहुत कम हो पाता है, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि भारत अपने नवीनतम मिसाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण करता है, वो एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया जाता है। कहाँ लोकेटेड है टेस्ट रेंज? सर ये पोखरण में लोकेटेड है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। मिसाइल टेस्ट रेंज पोखरण में? मिसाइल टेस्ट रेंज, सॉरी सर मैं इस बारे में अवेयर नहीं। अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में सुना है आपने? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात। नितेश, कुछ समय पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। जी सर। किस देश में चल रहा था ये कैंपेन और क्यों चल रहा था? सर ये इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में चल रहा था और अब पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेश में भी इसके कुछ क्या रीजंस हैं, क्यों चल रहा है ये कैंपेन? सर मालदीव ने ये आरोप लगाया था कि इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड है और वो वहाँ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए। इनफैक्ट मालदीव्स ने काफ़ी लूज पासिंग स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इंडिया को पॉइंट आउट करते हुए बुली भी कह दिया था। यस सर। आपको लगता है इंडिया एक बुली है? सर मैं नहीं मानता कि इंडिया इस तरह की किसी डिप्लोमेसी, किसी छदम डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होगा, और मुझे नहीं लगता। इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, और वो विश्व बंधु की इमेज के साथ इंडिया आगे बढ़ता है। मुझे नहीं लगता इंडिया किसी को बुली कर सकता है या बुली हो सकता है। ठीक। नितेश, पीओके एक लंबे समय से बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या आप कोई पॉसिबल सोल्यूशन दे सकते हैं पीओके प्रॉब्लम के लिए? यस सर। बताइए। सर पॉसिबल सोल्यूशन है 1972 के एग्रीमेंट को फॉलो करना। बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो पीसफुली 2 कंट्रीज़ के बीच सुलझाए जा सकते हैं, और यदि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यदि पाकिस्तान अपने दावे को छोड़ता है तो 1947 में जो हमने रेफरेंडम की बात यूएन ने प्रपोज की थी वो भी की जा सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यूएन की ज़रूरत भी पड़ेगी। यदि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरली इस सिचुएशन को संभालना चाहें, सुलझाना चाहें, तो सुलझाया जा सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पॉलिटिकल विल हो दोनों साइड, दोनों कंट्रीज़ की तरफ, तो एक बायलैटरल समझौता किया जा सकता है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन खोजा जा सकता है। बट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ कि वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पा रही है एंड वहाँ की मिलिट्री का कांस्टेंट इंटरफेरेंस रहता है। ऐसे में इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए? सर इंडिया को ऐसे में थोड़ा सा सख्त स्टैंड लेना चाहिए जो इंडिया ने लिया हुआ है। जैसे ट्रेड रूट्स के थ्रू हम वहाँ पे अब व्यापार जो है, कुछ ट्रेड रूट्स हमने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा इंडिया का व्यापार, इंडिया के कल्चरल टाइज, इंडिया कुछ सैंक्शन भी लगाता है। जैसे इंडिया आईपीएल में भी उनकी टीम को अलाउ नहीं करता। तो इंडिया का जो एक सख्त रुख है
तो कहीं ना कहीं उनकी डिप्लोमेसी को या मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंडिया का जो ऑन गोइंग स्टैंड है आई थिंक वही एक सही स्टैंड ठीक है होगा। नितेश, शुक्रिया। नीतीश, जी सर। आज मध्यकाल के एक बड़े लोकप्रिय नेता का जन्मदिन है, मध्यकालीन भारत के, बता सकते हैं किसका? मध्यकालीन भारत मीन्स 1300 से 1600 1700। मध्यकालीन भारत आप जिस भी पीरियड को कहते हैं उसको मान लीजिए। सॉरी सर, ठीक है, 1200 से 1700 ऐसे मान लीजिए। सॉरी सर, मैं इस बारे में अवेयर नहीं हूँ। उनका संबंध राजस्थान आप ही के राज्य से भी है। सॉरी सर, मैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, राजस्थान के इतिहास से 3-4 महान पुरुषों का, महिलाओं का नाम बताइए। राजस्थान के इतिहास से 3-4 महान पुरुषों का और महिलाओं का नाम। सर इतिहास में मुझे कितना पीछे जाना है ये भी एक... जितनी मर्जी उतने पीछे से शुरू करिए। राणा सांगा, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, नरूका वंश के राव प्रताप सिंह, राजा उदय सिंह। बस सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर। इसमें इतने सारे नामों में इत्तेफाक से राणा प्रताप का नाम नहीं आया, ये कोई तार्किक चयन था या इत्तेफाक की बात है? सर ये माइंड प्रॉम्प्टेशन, ये माइंड की प्रॉम्प्टनेस ही कही जाएगी, क्योंकि राणा प्रताप बहुत ही वीर और गाथाशील योद्धा थे जिनका नाम आना चाहिए था। शायद ये मेरी नैतिक भूल होगी। अच्छा, उन्हीं का जन्मदिन है आज। क्या हम इस तिथि को किसी राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं? सॉरी सर, मैं इस बारे में अवेयर नहीं। क्या दुनिया के किसी अन्य देश में राणा प्रताप के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं। कोई आइडिया नहीं है? नो सर। आसियान के किसी देश में? सर यदि आप अलाउ करें तो मैं गेस कर सकता हूँ। मे बी इंडोनेशिया। नहीं, वियतनाम में मनाया जाता है। बहरहाल, तो ये बताएं कि मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं, 1000 साल से भी ज़्यादा? सर सबसे पहले तो म्यांमार, जो कि इंटीग्रेटेड भारत का ही हिस्सा था। 1935 से पहले एकीकृत भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। कब हिस्सा बना था भारत का? सर ये भारत का हिस्सा कब से है इसका तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अंग्रेजों ने कोई इंडो बर्मीज लड़ाई लड़ी थी, कोई युद्ध हुआ था? यस सर। सर इंडो बर्मीज लड़ाई हुई थी 1826 में और 1852 में और 1880 में। इन युद्धों से पहले बर्मा किसका हिस्सा था? क्या स्वतंत्र देश था या भारत का हिस्सा था? सॉरी सर, मैं इस बारे में अवेयर नहीं। कोई बात नहीं। 1974 से पहले सिक्किम की क्या स्थिति थी? सर 1974 से पहले सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था और ये एक स्वतंत्र रियासत या राज्य या देश जो भी कहा जाए। 1974 में वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ। इंदिरा गांधी जी जब हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी थी, तब वहाँ पे एक प्लेबिसाइट हुआ और वहाँ की जनता ने भारत का साथ चुना और फिर एक कुछ समय तक एसोसिएटेड स्टेट रहा। पौंडीचेरी का विलय कब हुआ और किस तरीके से हुआ भारत में? सर पौंडीचेरी का विलय जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 1954 में हुआ था। जो फ्रांसीसी वहाँ पे एक शासन था, उन्होंने हमें हैंड ओवर किया था पौंडीचेरी को। पटेल की क्या भूमिका थी? सरदार पटेल की? सरदार पटेल की क्या भूमिका थी? सर शायद जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत शायद 1948-49 में हो गया था। अच्छा, तो उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी? नहीं तो 1954 में उनकी भूमिका नहीं थी, ठीक है, गुजर गए। लगा पा रहा हूँ। और गोवा का विलय कैसे हुआ? सर गोवा का विलय 1961 में हुआ था। वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था और शायद। तो इन सब पूरी विलय प्रक्रिया में भारत की तरफ से किसने नेतृत्व प्रदान किया? सर हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व। तो आप तो कह रहे हैं वो गुजर गए थे। नहीं, एकीकरण का तो जो प्रस्ताव था वो उन्हीं का ही था। नहीं, मैं पौंडीचेरी और गोवा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पौंडीचेरी का जो विलय हुआ या गोवा का विलय हुआ, उसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किसने दिया? सर इस राजनीतिक जिम्मेदारी का मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में जागरूकता की कमी है क्या? इसमें भारत सरकार की भी कमी मानी जाएगी? जैसे आपने 74 वाली बात इंदिरा गांधी का नाम बता दिया। जी सर। 61 वाले गोवा विलय और 54 वाले पौंडीचेरी विलय के बारे में आपको किसी का नाम नहीं याद आ रहा है? जी सर। एक ही नाम याद आ रहा है, सरदार पटेल, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गुजर चुके थे। जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी भी कमी है। सबसे पहला तो कि मैंने अच्छे से रीड थ्रू नहीं किया। दूसरा, मैं ये कमी सरकार की नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि मैं किसी चीज़ को पढ़ना चाहता हूँ तो इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैं जानकारी जुटा सकता हूँ। शायद ये मेरी ही कमी है। क्या आपको लगता है, मेरा अंतिम प्रश्न है, कि जिस तरीके से भारत
विभिन्न उपनिवेशों का विलय करता जा रहा था 54 में 61 में। क्या इस वजह से चीन में असुरक्षा की भावना आई, क्योंकि 59 में हमने धार्मिक शरण भी दे दिया था दलाई लामा को। क्या इन सब घटनाओं ने मिलकर और राज्य पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया ने भी मिलकर चीन में असुरक्षा की भावना पैदा की, जिसकी वजह से 62 में युद्ध हो गया? सर हो सकता है कि ये एक परसेप्शन चाइना में बना हो, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1954 में जो मैप्स उन्होंने पब्लिश किए थे उनमें भी इंडिया के कुछ हिस्से जैसे लद्दाख का स्काई चीन जो है, इसके अलावा तवांग सेक्टर के ऊपर वाली जो वैली है वो, और कुछ जो क्षेत्र जो भूटान के भी क्षेत्र थे उन्होंने खुद अपनी टेरिटरी के हिस्से बताए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत ही रिवर्स काउंटर होगी कि इंडिया ने कॉलोनीज़ को ऑक्यूपाई किया और चाइना इस बात से संदेहग्रस्त हुआ। मुझे लगता है कि चाइना को दलाई लामा का तो शायद मुझे ऐसा लगता है सर, चाइना को दलाई लामा का शायद एक बहाना था। 1954 से ही जो उनके माओ जेडोंग और इल नुआई जो उनके नेता थे वो ये बार बार कह रहे थे कि हालांकि वो हिस्से को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते, लेकिन मैप्स जो हैं वो सही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ऐसा परसेप्ट कर रहा होगा, शायद नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है नितेश, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? कम इन, बैठिए नितेश। थैंक यू सर। 14 मई को आपका इंटरव्यू है ना? जी सर। तो ठीक तैयारी लग रही है आपकी, विश्लेषण भी ठीक है, नॉलेज भी अच्छा है, और बाकी जो आयाम है व्यक्तित्व के, एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा थोड़ा सा और शरीर को स्ट्रेट रख सकते हैं। सेना में थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त देखते हैं कि रहते हैं, तो थोड़ा टाइट होके 15-20 मिनट बैठिए। जी सर। बाकी ड्रेस अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। भाव प्रबंधन ठीक है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक ठाक है। ओपिनियन वाले में जैसे कि कहीं कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए, खासतौर पे जब संवेदनशील मसला हो किसी भी तरह का। 1-2 ऐसे सवाल पूछे गए, जैसे एक जगह तो आपने जुलूस वाले में ठीक है संतुलित राय अपनी बनाई, और मणिपुर वाले में जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि मेइती और कुकी में संघर्ष चल रहा है, उसमें स्पष्ट है। अभी तक ऑफिशियली नागा लोगों ने कोई पक्ष चुना नहीं है, वो ज़्यादातर तटस्थ हैं। तो जो स्पष्ट तथ्य है वही बताना है, ठीक सर है। एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक्स्ट्रापोलेट किया गया था नागाज के एक्स्ट्रापोलेशन है वो, उसको ऐसे हो सकता है ना कि जैसे ही सरकार ने कहा कि फ्री मूवमेंट रेजिम हम सस्पेंड करेंगे, फेंसिंग करेंगे, तो नागालैंड के विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का क्यों आपत्ति दिखाई थी, लेकिन वो नागालैंड के नागा नेतृत्व ने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन किया था, मिजोरम के विधानसभा ने किया था, लेकिन जो मणिपुर के स्थानीय नागा हैं उनके साथ ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो मारपीट में शामिल हैं। जी सर। और चूंकि ये मामला संवेदनशील है तो खामखा उसको थोड़ा सा डिफेंसिव रहना अच्छा रहेगा, नहीं तो वो एक दफ़ा आपने कह दिया, अब पूरे इंटरव्यू की दिशा उसी की तरफ घूम जाएगी, तो बच के रखना है, सॉरी सेफ रखना है। बाकी जब आपके ऊपर दबाव मैंने बनाया शुरू में कि नौकरी नहीं की, तो आपने खामखा, जैसे आपने बायोडाटा में कहीं नहीं कहा है कि सैमसंग का जॉब ऑफर आया, लेकिन आपको लगा कि मेरे ऊपर दाग लगने वाला है। नहीं सर, एक्चुअल में वो सच था। नहीं, मैं ये सच के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखा है कि ऐसा कोई आपने मेंशन नहीं किया है, तो दबाव में आके बताने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में ही कह दीजिए कि सर पढ़ने के दौरान ही मेरे दिमाग में ये था। अब जैसे आपने ज्वाइन नहीं किया, जो भी कारण रहा हो, जॉब ऑफर आपके पास था, आपने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब कि आपके मन में एक विकल्प था कि मुझे प्रशासन में जाना है, तो आप पहले ही बता दीजिए, क्लैरिटी उसमें दिखाइए कि सर मुझे पढ़ने के दौरान हो गया था, मैं प्रशासन में की कोशिश करूँगा। नहीं तो खामखा वो सैमसंग और एप्पल का लिटिगेशन बहुत सारा लंबा सारा मामला है,
उसके से बहुत सारे पक्ष में भी बातें जाएंगी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक एप्पल दोनों के आने से भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तेजी आ गई है, घरेलू उत्पादन भी बढ़ गया है, निर्यात भी बढ़ गया है, दोनों की वजह से। और हमारे जो अपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के लक्ष्य हैं उसको हासिल करने में मदद मिली है। चूँकि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो वो आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन आप ये तय करके जाइए कि मुझे इस डोमेन में बात करनी है और फिर पूरी तैयारी करके जाइए, ठीक है। फिर पूरा नैस्कॉम वगैरह का डेटा देख के जाइए, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कितना हुआ है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स क्या है, EMC2 क्या है, उसमें ये सब तैयारी करके जाइएगा। एक तो ये तरीका है, नहीं तो उधर न छेड़िए ताकि आपका ज़्यादातर इधर सवाल रहे। सामान्यतः आपने आपके अभिव्यक्ति में तर्कसंगतता है, स्पष्टता भी है, और उत्तर से आपने प्रभावित किया है बोर्ड मेंबर्स को। सभी बोर्ड मेंबर की अभिप्राय है कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं लेकिन अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। आपने ये अच्छा किया कि हिंदी में बात करने का फैसला किया है और अपनी बातों को बहुत असरदार तरीके से आप पेश कर पा रहे हैं, तो वो अच्छा है, ठीक है। लगभग जिस जिस डोमेन में हम लोगों ने सवाल पूछा उसमें आपने जवाब अच्छा दिया, एक दो जो मैंने शुरू में आपको बता दिया, इसके अलावा तो बस इसको मेंटेन करिए और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानकारी अपनी इकट्ठा कर लीजिए। कौन से कानून हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या उनका कार्य क्षेत्र है, और सबके अंदर की कहानी। जैसे अगर मान लीजिए किसी फोर्स का दायित्व है, असम राइफल का दायित्व है कि इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करें, तो उस बॉर्डर पे थ्रेट क्यों आ रहा है या क्यों आ सकता है, तो उसके लिए म्यांमार के अंदर की कहानी को भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा दिलचस्पी के साथ। भूटान के अंदर क्या कहानी हो रही है, नेपाल में क्या कहानी हो रही है, कोई डिस्टेबलाइजिंग फोर्स अगर इमर्ज कर रहा है उधर तो वो बॉर्डर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो हम पहले से तैयार रहेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी दे पाएंगे। तो आपके पास 3-4 दिन का वक्त है जी सर। थोड़ा बहुत उसमें अपडेट आप देखते रहिएगा। वैसे आपने जो बताया वो सब अच्छे बताया, ठीक है। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप एकदम तैयार हैं, इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे आपके। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।